सदन के जिस ऐतिहासिक टेबल पर बैठकर सदन के अधिकारी सदन की महान परंपराओं को शुरू से आगे बढ़ाने में मूक नायक की भूमिका अदा करते रहे हैं, उनकी टेबल पर चढ़कर सदन के महत्वपूर्ण कागजात, दस्तावेजों को पलटने, फेंकने व फाड़ने की घटनाएं हुई। नीचे से कागज को रोल बनाकर आसन पर फेंके गए। नितांत आक्रामक व्यवहार, भद्दे और असंसदीय नारे लगाए गए। हृदय और मानस को बेचैन करने वाला लोकतंत्र के चीरहरण का दृश्य पूरी रात मेरे मस्तिष्क में छाया रहा। सो नहीं सका। स्वभावतः अंतर्मुखी हूँ, गांव का आदमी हूँ। मुझे साहित्य, संवेदना और मूल्यों ने गढ़ा है। यह शब्द हैं हरिवंश नारायण सिंह जी के, जिन्होंने यह पत्र राष्ट्रपति कोविंद को लिखा है। नमस्ते, हेलो और सत श्री अकाल सभी को। आपका स्वागत है कथानक में। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर तो करें ही करें। लेकिन इन सब चीज़ों से पूर्व, इन सब चीज़ों से पहले, जिस बिल के कारण राज्यसभा के उपसभापति को संसद के असंसदीय व्यवहार को लेकर राष्ट्रपति को पत्र लिखना पड़ गया, उस तीनों बिल को खुद से पढ़ें जरूर। अपना ओपिनियन खुद पढ़कर बनाएं, दूसरों का ओपिनियन कॉपी पेस्ट ना करें। यह हमारी आप सबसे पहली और आखिरी अपील है। चलिए तो शुरू करते हैं पहले बिल से, द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल। कुल मिलाकर यह बिल खेती से जुड़े खरीद बिक्री को आसान बनाती है। अब ये कैसे बनाती है? अब किसी भी राज्य का व्यापारी किसी और राज्य के किसान से सीधा उसके उपज को खरीद सकता है। 70 साल से ज़्यादा, याद करिए, फिर से सुनिएगा ज़रा, 70 साल से ज़्यादा से स्वतंत्र राष्ट्र में ये मंजूरी किसानों को अभी तक नहीं थी। किसान किसी और राज्य के, अपने ही देश के किसी और राज्य के व्यापारी से खरीद बिक्री नहीं कर सकते थे। इसलिए सरकार इसको किसान की स्वतंत्रता देने वाला बिल, किसान को स्वतंत्रता देने वाला बिल भी मान रही है। अभी तक बहुत कुछ कहा सुना गया है इस बिल पर, लेकिन कुछ बिंदु हैं जो छोड़ दिए गए हैं। ड्रामा देखिएगा, माफ़ कीजिएगा, मतलब मीडिया देखिएगा तो यही होगा। खैर, बिल में सारे ट्रेडर्स को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने की बात कही गई है। सारे जो व्यापारी होंगे उनको कहीं ना कहीं एक जगह रजिस्टर करना होगा। ऐसा नहीं कि उठे, चल दिए और खरीद के आगे किसानों से, ऐसा नहीं होगा। ट्रेडर्स यानी व्यापारी को 3 दिन के भीतर किसानों को पेमेंट भी करना होगा। इसके अलावा अभी तक एपीएमसी यानी अगर आम भाषा में कहें तो सरकारी मंडी, वहीं पे आज तक अभी तक उपज बेचने के लिए किसान जाया करते थे। बहरहाल वो बस 6% किसान थे। ओनली 6% फार्मर्स ऑफ इंडिया ऐसे थे जो कि एपीएमसी में बेचते थे अपने उपज को। लेकिन वहाँ अपने उपज को बेचने के लिए टैक्स देना होता था। हरियाणा और पंजाब जैसे राज्यों में सरकार 5,000 करोड़ तक इस टैक्स से राज्य में उनके पास पैसा आता था, 5,000 करोड़ तक। किसान को इससे भी मुक्ति मिली है। अब कोई भी सेस, कोई भी टैक्स, किसी प्रकार का पैसा नहीं लिया जाएगा। प्राइवेट मार्केट में आसानी से फ्रीली खरीद बिक्री हो सकती है। इसके अलावा डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के बारे में विस्तार से बिल में जिक्र किया गया है। आप उस बिल को पढ़ें ज़रूर। इसके फ़ायदे नुकसान के बारे में अपन सब एनालाइज करेंगे, लेकिन उससे पहले दूसरे और तीसरे बिल को भी एक बारी समझ लेते हैं। दूसरा बिल, द फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस अश्योरेंस एंड फार्म सर्विस बिल। ये बिल क्या है? ये बिल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के गाइडलाइंस को तय करती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी एक किसान से कोई एक होटल चेन डील करता है, तो वह डील कम से कम एक फार्मिंग सीजन यानी एक रबी या फिर एक खरीफ सीजन की होनी चाहिए, और मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल तक डील कर सकते हो। ऐसा नहीं भैया कि किसी एक किसान से आपने जीवन भर के लिए, आजीवन भर के लिए डील कर लिया, और कम से कम एक फार्मिंग सीजन के लिए करनी चाहिए। इसमें कुल राशि जो किसान को वो होटल चेन को देना होगा वह पहले से तय होगा। इस डील के तहत किसान को उससे कम दाम देने पर
न्यायिक प्रक्रिया शुरू होगी, फिर केस होंगे और आप जानते हैं उस तरह की सारी बातें होंगी। लेकिन कुल मिलाकर हम यह समझ सकते हैं कि अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए गाइडलाइंस आ चुकी हैं कि डायरेक्ट कोई भी होटल चेन जाकर के डायरेक्टली किसी भी किसान से बात कर सकता है और पहले से डील तय कर सकता है कि कितना प्राइस लेंगे, कितना अनाज लेंगे, और उस तरह से पहले से डील तय होगी। और ये मान लीजिए कोई किसान 1 सीज़न का कराता है, कोई 5 साल का कराता है। इसके साथ ही साथ किसान के ज़मीन के साथ कोई हस्तक्षेप या छेड़छाड़ करने की इजाज़त किसी को नहीं होगी, यह भी इस बिल में मेंशन्ड है। अब तीसरा और आखिरी बिल, एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट। अभी तक न किसान को व्यापारी अभी तक न तो किसान को और न तो व्यापारी को उपज स्टोर करने की आज़ादी थी, स्टॉक पाइल नहीं किया जा सकता था। अब इस बिल के द्वारा स्टोरेज और स्टॉक करने की अनुमति दे दी गई है। लेकिन अगर फलों की, सब्जियों की कीमत 100% से ज़्यादा बढ़ जाएगी, मोर देन 100%, या फिर बाकी और जो खाद्य पदार्थ हैं, शक्कर है, नमक है, उसकी कीमत अगर 50%, 50% से ज़्यादा हो जाएगी, तब सरकार इमरजेंसी सिचुएशन में इंटरवीन करेगी और स्टॉक करने की आज़ादी तत्काल टेम्पररीली छीन ली जाएगी। तो ये तो हो गई बिल की बात। अब ज़रा तीनों बिल को एक साथ समझने की कोशिश करते हैं। अभी तक किसान, एक राज्य का किसान दूसरे राज्य के व्यापारी के साथ लेन देन नहीं कर सकते थे। लेन देन कर भी सकते थे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी तक मात्र 6% किसान ऐसे थे जो सरकारी मंडी में अपने अनाज को बेचते थे। लेकिन जो 94%, 94% फार्मर्स हैं, वो अभी भी बाहर के मार्केट में बेचते थे, लोकल व्यापारी को बेचते थे, लोकल वहाँ जो जिनको ज़रूरत है उनसे आपस में लेन देन कर लेते थे। लेकिन क्योंकि एक राज्य से दूसरे राज्य ट्रेड करना अभी तक बैरियर लगा हुआ था, उस पर बैन लगा हुआ था, इसलिए कभी कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट बनता ही नहीं था। और जब तक कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट नहीं बनेगा, प्राइस बढ़ेगी कैसे, आप खुद सोचिए। अभी तक ना स्टॉक करने की आज़ादी थी और ना ट्रेड करने की आज़ादी थी। तो अगर इन सारे बिल्स को इकट्ठे देखा जाए, तो अब किसान या फिर व्यापारी स्टॉक भी कर सकते हैं और आपस में ट्रेड भी कर सकते हैं। स्टॉक करने की वजह से अब बड़े व्यापारी मैदान में खुलकर आएंगे और इससे कंपटीशन बढ़ेगा, जिसका फ़ायदा सीधा सीधा किसान को मिलता दिख रहा है। उदाहरण के लिए ले लेते हैं, खेती से बहुत जुड़ी हुई इंडस्ट्री है डेयरी इंडस्ट्री। बहुत सारे किसान घर में गाय रखते हैं, भैंस रखते हैं और वो दूध उत्पादन करते हैं। तो जो डेयरी इंडस्ट्री है, डेयरी इंडस्ट्री में जहाँ जहाँ भी आप, मदर डेयरी हो, अमूल हो, ऐसी कंपनियां हैं और वो डायरेक्टली किसान से खरीदती हैं दूध, तो किसान को इसका बहुत ज़्यादा लाभ मिलता दिखाई दे रहा है। सरकार दूध नहीं खरीदती, लेकिन अभी तक देश के आज़ादी के 70 साल से ज़्यादा हो गए, लेकिन सरकार मोनोपोली बनाए हुए थे। सरकार कहते थे, सरकार में बैठे लोग कहते थे हम ही खरीदेंगे और किसी को तुमसे ना खरीदने देंगे और ना खुद खरीदेंगे, खुद भी 6% किसानों से ही खरीदेंगे, लेकिन ना खरीदूंगा ना खरीदने दूंगा, ये हाल था इनका। तो इस कारण से जैसे डेयरी इंडस्ट्री में प्राइवेट प्लेयर्स आने से किसानों को फायदा हुआ है, सरकार का तर्क ये है कि उसी प्रकार अब किसानों को अनाज के उसके उपज में भी फायदा मिलेगा। इसके साथ साथ सरकार की मंडियां भी चलती रहेंगी। जैसे कि मैंने कहा 6% लोग अभी भी सरकार की मंडी में बेचते हैं, तो वो ऑप्शन अभी भी अवेलेबल रहेगा। अगर मुझे मन कर रहा है कि नहीं भाई, मैं तो अब तो मैं स्टॉक भी कर सकता हूँ, मैं स्टॉक किए हुआ हूँ और मुझे लगा कि अगर यार चलो मुझे तो मंडी में ही बेचना है, तो मंडी में ही बेचिए, वो भी ऑप्शन सरकार ने अब आपको दे दिया है। खैर, ये तो हो गई बिल की बात और उससे क्या हो सकता है उसकी बात। अब इसके अगले वीडियो में हम पक्ष, विपक्ष और सबसे ज़रूरी निष्पक्ष इकोनमिस्ट यानी अर्थशास्त्री क्या तर्क दे रहे हैं, वो किसी भी पक्ष के हों, उनका आर्थिक जगत में तर्क क्या है,
उसको समझेंगे और अंत में उस पत्र का भी ज़िक्र करेंगे जिससे मैंने ये वीडियो शुरू किया है, जिसने राजनीति को एक हवा दी है। इसके साथ ही साथ किसान से जुड़े और भी मुद्दों पर अपन साथ में बातचीत करेंगे। तब तक के लिए आप सब स्वस्थ रहें और खुद पढ़ें, खुद अपनी राय बनाएं। हमारी गलतियों पर कमेंट ज़रूर करें या फिर हमें आप मेल भी कर सकते हैं। संवाद करते रहिए, सीखते रहिए और हाँ, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर तो ज़रूर करते रहिए। धन्यवाद।